गाजा पट्टी का जो हाल आज पूरी दुनिया देख रही है वो किसी और का नहीं बल्कि फिलिस्तीन और वहां के लोगों के अपने कर्मों का फल है। जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया तब इन्हीं लोगों ने जश्न मनाया था। आतंकी गोली चला रहे थे, रॉकेट दाग रहे थे और गाजा की गलियों में आतंकी हमले की खुशी में मिठाइयां बांटी जा रही थी। यही वो पल था जब उन्होंने आतंक को गले लगाया, लेकिन आज वही आतंक उनके लिए मौत का साया बन चुका है। इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकियों को गाजा के लोगों ने छुपाया, उनके लिए ढाल बने। उन्होंने इनकी सुरंगें खोदने में मदद की, स्कूल और अस्पतालों की आड़ में बंकर बनवाए ताकि आतंकी वहां से ऑपरेशन चला सके। यही नहीं, मासूम बच्चों और महिलाओं की आड़ लेकर इन आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोला। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ना आतंक बचेगा और ना ही उसे पनाह देने वाले। आज गाजा का हर कोना धधक रहा है, चारों तरफ मौत है, चीखें हैं, मातम है, लेकिन यह वही मातम है जिसे इन लोगों ने खुद चुना था। जब इजराइल के मासूमों की हत्या हो रही थी, जब निर्दोष परिवारों का कत्लेआम हो रहा था, तब गाजा खामोश नहीं था बल्कि तालियां बजा रहा था। और अब जब इजराइल ने अपने लोगों का बदला लेना शुरू किया है तो ये लोग आतंकियों के साथ दबकर छिपे बैठे हैं। इजराइल की मिसाइलें आसमान चीर कर अब पाताल तक जा रही हैं। आईडीएफ ने हाल ही में बेत हनून की 2.4 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह किया है। यही नहीं, खान यूनिस में हमास के टॉप कमांडर नासिर मूसा को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। यह सिर्फ शुरुआत है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास चाहे स्कूल के नीचे छिपे या अस्पताल के तहखाने में, उसे पाताल से ढूंढकर खत्म कर दिया जाएगा। गाजा का दर्द अब इंसानी त्रासदी बन चुका है, लेकिन असलियत यही है कि ये वही दर्द है जिसे खुद गाजा ने न्योता दिया था। आतंकियों को अपने घरों में पनाह देना, बच्चों की किताबों के बीच रॉकेट छुपाना और मस्जिदों से आतंक की फैक्ट्री चलाना, ये सब उसी जाल का हिस्सा है जिसमें अब गाजा खुद फंस चुका है। भूख से तड़पते बच्चे, मलबे में दबे परिवार, खंडहरों में बदल चुकी ऊंची इमारतें, ये सब गाजा के कर्मों की सजा है। क्योंकि अगर उस वक्त आतंक का विरोध किया गया होता, अगर हमास के खिलाफ आवाज उठाई गई होती तो आज हालात इतने भयावह न होते। लेकिन अब देर हो चुकी है। गाजा का नाम अब खून, बारूद और आतंक की लपटों में दर्ज हो चुका है। इजराइल ने अपनी जंग का ऐलान कर दिया है और यह जंग तब तक चलेगी जब तक हमास और उसके समर्थक जड़ से खत्म नहीं हो जाते। अब कोई भी सेफ हाउस, कोई भी बंकर, कोई भी सुरंग उन्हें नहीं बचा सकती। गाजा की गलियों में सिर्फ और सिर्फ मौत का नंगा नाच है। ये वही हकीकत है कि आतंक की खेती करने वाले कभी अमन की फसल नहीं काट सकते। गाजा आज उसी की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है और आने वाले दिनों में यह तबाही और बढ़ेगी। अब गाजा सिर्फ फिलिस्तीनियों का दर्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबक है कि आतंक को पनाह देने वाले कभी बच नहीं सकते। उनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। और अब बात करेंगे ईरान और इजराइल की। ईरान और इजराइल के बीच बारूद का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जून में 12 दिनों तक चली भीषण जंग ने दुनिया को यह दिखा दिया था कि अगर परमाणु महत्वाकांक्षा और अस्तित्व की लड़ाई आमने सामने आ जाए तो पूरा इलाका कब्रिस्तान बन सकता है। उस संघर्ष के बाद अब हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर दबाव बना रही हैं कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे, लेकिन तेहरान ने साफ कह दिया है कि यूरेनियम संवर्धन रुकेगा नहीं। यही जिद अब जंग का नया अध्याय बन रही है। अली खामेनेई के करीबी मौलवी अली सैदी ने तो यहां तक कह दिया है कि अमेरिका दोबारा हमला करने की औकात ही नहीं रखता। वजह $150 प्रति बैरल तक तेल पहुंचने का डर। अमेरिका जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मज बंद हो गया तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट फट पड़ेगा। यानी अमेरिका की विवशता भी ईरान की ताकत बन गई है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी ज्यादा खतरनाक है। इजराइल साफ कर चुका है कि वह ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। जून में नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह की गई थी। इजराइल ने जमीनी और हवाई हमलों से ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर्स, परमाणु वैज्ञानिकों और यहां तक कि राजनेताओं को भी निशाना बनाया। बदले में ईरान ने तेल अवीव, बीरशेबा और हाइफा पर मिसाइल और ड्रोन बरसाए। मोसाद का हेडक्वार्टर तक ईरानी हमले से हिल गया। अब फिर वही हालात खड़े हो रही हैं। ईरानी आर्म्ड फोर्स के चीफ अब्दुल रहीम मौसवी ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा, इस बार हमें रोकना किसी के बस में नहीं होगा। यानी मामला साफ है, दोनों और तलवारें खिंच चुकी हैं। यूरोप ने भी ईरान को अगस्त तक परमाणु वार्ता में लौटने की आखिरी चेतावनी दी है, वरना संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध दोबारा लागू होंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या तेहरान झुकेगा या फिर बारूद के ढेर पर बैठी यह दुनिया अगली जंग की आग में झुलस जाएगी।
लेकिन जून के युद्ध ने साबित कर दिया था कि एक बार गोलियां चली तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा। इजराइल चाहे छोटे देश की तरह दिखता हो, लेकिन उनकी सैन्य ताकत आसमान छूती है। वहीं ईरान भी मिसाइलों, ड्रोन और तेल की राजनीति के दम पर खुद को अपराजय मान रहा है। मध्य पूर्व पर परमाणु छाया गहराती जा रही है और अगर फिर से बारूद सुलगा तो यह जंग केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी। अमेरिका सीधे मैदान में कूदेगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था तेल की आग में झुलसेगी और पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के अंधेरे में डूब जाएगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुश्मनों की जुबान से जंग के अलार्म बज रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि यह धमाका कब होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में अब हालात हर दिन और खौफनाक होते जा रही हैं। म्यांमार की धरती पर खून का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोगोक शहर में गुरुवार रात म्यांमार सेना का ऐसा एयर स्ट्राइक हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। बमों की बरसात में चीखते चिल्लाते मासूम महिलाएं और यहां तक कि गर्भवती महिला तक मौत की आगोश में समा गई। बौद्ध मठ तक को नहीं बख्शा गया। अब तक 21 से ज्यादा लाशें निकल चुकी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि मौत का आंकड़ा 30 से भी ज्यादा पार है। यह हमला ठीक उसी वक्त हुआ जब तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी TNLA के मोगोक पर कब्जा जमाए रखा था। TNLA म्यांमार की सेना के लिए सबसे बड़े दर्दों में से एक है और चीन की सीमा से सटे इलाकों में इसने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। सेना ने साफ संदेश दिया है कि जो भी विद्रोह करेगा उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, लेकिन सेना की इस कार्रवाई ने हालात और बिगाड़ दिए। 16 महिलाएं, आम नागरिक, बौद्ध भिक्षु सब हवाई बमबारी में मारे गए। 15 से ज्यादा घर खाक हो गए, मठ ढह गया और लोग मलबे में दबकर तड़प तड़प कर मर गए। 2021 में सेना ने जब आंग सान सू की सरकार को गिराकर सत्ता हथियाई थी, तभी से देश गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। लोकतंत्र की मांग करने वाले आंदोलनों को बंदूक से कुचल दिया गया और अब वही आंदोलनकारी हथियार उठाकर लड़ाई लड़ रही हैं। हालात ये हैं कि म्यांमार की आधी से ज्यादा जमीन पर सेना का कब्जा नहीं है। विद्रोही गुट और जातीय मिलिशिया ताकतवर होते जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि उनके पास हवाई हमलों से बचने का कोई इंतजाम नहीं। सेना जब चाहे जेट उड़ाती है और बम बरसा देती है। पिछले एक हफ्ते में ही म्यांमार आर्मी ने 2 दर्जन से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। कभी ट्रकों के काफिले पर बम बरसाए जाते हैं, कभी गांवों पर तो कभी मंदिरों पर। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब सेना अपने ही देश के नागरिकों को दुश्मन मान चुकी है? क्या सिर्फ सत्ता बचाने के लिए पूरा देश चलाया जा रहा है? विश्लेषकों का कहना है कि सेना अपने चुनावी ऐलान से पहले हर हाल में विद्रोहियों को खत्म करना चाहती है, लेकिन ये चुनाव भी मजाक से कम नहीं होंगे, क्योंकि आंग सान सू की पार्टी के ज्यादातर नेता जेल में हैं। मीडिया पर पाबंदी है और विपक्षी ताकतें खुलेआम कह रही हैं कि वे चुनाव को पटरी से उतार देंगे। ऐसे में म्यांमार का भविष्य सिर्फ और सिर्फ खून और मौत की चादर में लिपटता जा रहा है। दुनिया के लिए खतरे की घंटी ये है कि अगर म्यांमार की आग और भड़की तो ये लपटें पड़ोसी देशों तक आ सकती हैं। चीन पहले से ही सतर्क है। भारत की सीमाओं पर भी असर दिखने लगा है। सवाल है कि क्या कोई भी ताकत इन तानाशाही को रोक पाएगी या फिर म्यांमार का नाम आने वाले दिनों में सिर्फ खंडहर और मौत के किस्सों से ही जोड़ा जाएगा। हवा में बारूद की गंध, चारों ओर सिर्फ आग और धुआं। लाल सागर से लेकर यमन की राजधानी सना तक हर जगह तबाही का मंजर है, क्योंकि इजराइल और हूती के बीच छिड़ा युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। रविवार की सुबह इजरायली सेना ने हूती विद्रोहियों पर जोरदार हमला बोला। सेना के दक्षिण में मौजूद सना के दक्षिण में मौजूद हाजिज पावर स्टेशन पर एक के बाद एक मिसाइलें बरसाई गई। देखते ही देखते राजधानी का सबसे बड़ा बिजली केंद्र खाक हो गया और पूरा इलाका अंधेरे पे डूब गया। यही नहीं, कई घरों में आग लग गई। लोग चीखते चिल्लाते बाहर भागे। हर तरफ मातम पसरा है। लेकिन आप याद रखिए, यह आग अचानक नहीं भड़की। हूती खुद इस विनाश का बीज बो चुके हैं। 2 साल से ये विद्रोही लगातार इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दाग रही हैं। लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रही हैं। कभी तेल टैंकर पर हमला, कभी युद्धपोत पर। इनका मकसद साफ है कि इजराइल की नाकेबंदी और उसके नागरिकों को डराना। इजराइल बार बार चेतावनी देता रहा है कि अगर हूती बाज नहीं आए तो उन्हें पाताल से भी ढूंढकर खत्म किया जाएगा, और अब वही हो रहा है। इजरायली नौसेना और एयरफोर्स ने मिलकर सना के उस पावर स्टेशन को उड़ाया जो हूती की सप्लाई लाइन की रीढ़ था। संदेश साफ है, इजराइल अब किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं है।
लेकिन हूती हमेशा की तरह अपनी ढाल नागरिकों को बना रही है। उनका आरोप है कि इजरायल जानबूझकर सेवा सुविधाओं को निशाना बना रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि हूती ने खुद इन पावर स्टेशनों और स्कूल, हॉस्पिटल जैसी इमारतों के नीचे हथियारों के बंकर बना रखे हैं। जब जवाबी कार्रवाई होती है तो वही ढांचे तबाह होते हैं। सवाल है कि निर्दोषों के खून का जिम्मेदार कौन है। गाजा में जब हमास ने आतंक बरपाया था तब हूती खुशी मना रही थी, और अब जब आग उनके घर तक पहुंच गई है तो विलाप कर रही हैं। लेकिन इजरायल का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जो खून बहाएगा वो खुद खून में डूबेगा। हूती की धमकी है कि गाजा पर इजरायली कार्रवाई बंद होने तक वे हमले जारी रखेंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या इजरायल जैसी ताकत उनसे डर जाएगी? जवाब है कि नहीं। इजरायल ने पहले ही साबित कर दिया कि चाहे तेहरान हो, गाजा हो या सना, जहां से भी हमला होगा वहीं पर मौत बरसेगी। आज सना का अंधेरा पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि इस जंग का अगला अध्याय और भी खौफनाक होने वाला है। कभी भी कहीं भी मिसाइल गिर सकती है, ड्रोन आ सकता है और पूरा शहर मलबे में बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या हूती इस आग में झुलसकर घुटने टेकेंगे या फिर इजरायल का अगला हमला उन्हें नक्शे से ही मिटा देगा।